नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मैदान सज चुका है। सभी पार्टियों और गठबंधन अपनी अपनी तैयारियां जो कर रहे हैं वो अब अंतिम रूप में है। गठबंधन और पार्टियों ने अपनी रणनीतियां भी तय कर ली हैं, मैदान भी सज गया है, अपने अपने मुद्दे भी तय कर लिए गए हैं और चेहरा भी तय हो गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का गठबंधन है। और एक और चेहरा जो इस बार के विधानसभा के चुनाव में विकल्प के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो है जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर। अब यह देखना है कि जनता सत्ता किसको सौंपती है। अब जातीय समीकरण हो या विकास के दावे हो या गठबंधनों की रणनीति, हर पहलू पर बिहार का मंथन शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार की वापसी की कोशिश लगातार हो रही है और इसके साथ ही अब सवाल यह है कि क्या ध्रुवीकरण महागठबंधन करने में सफल हो पाएगा वोटरों का अपने पक्ष में? क्या जनता फिर से नीतीश कुमार को मौका देगी? क्या तेजस्वी यादव युवाओं को अपने साथ खींचने में सफल हो पाएंगे या फिर एमआईएम और दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं वो इस बार भी खेल बिगाड़ सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इन तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। अपने खास मेहमान से हमारे साथ जुड़ेंगे आज की न्यूज रूम लाइव में राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार और हमारे बिहार ब्यूरो हेड राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव के जमीनी हकीकत क्या है। चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। चुनाव में आधी आबादी को साधने की एनडीए की कोशिश। 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करेगी सरकार। 2000 करोड़ से संवरेगा पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। सीएम नीतीश ने कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन को भी किया संबोधित। 85 साल बाद कल पटना में होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। तेजस्वी के आवास पर जुटे महागठबंधन के नेता। सीट शेयरिंग सहित कई मुद्दों पर चर्चा। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस। अवैध तरीके से 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित करने का है आरोप। जमीन घोटाला मामले में रांची में 4 ठिकानों पर ईडी की रेड। कांके रिसोर्ट, सुखदेव नगर, दुर्गा डेवलपर्स और कटरू में छापा। केंद्र सरकार पर बरसी कांग्रेस। और मधुपुर में एचडीएफसी बैंक में करोड़ों की लूट के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का अल्टीमेटम। 24 घंटे में लुटेरों को गिरफ्तार करे पुलिस। कहा बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। तो चर्चा हम करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। उनके आंकड़ों के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। अब देखिए 2025 का ये जो चुनाव है 2020 से कितना भिन्न है और क्यों भिन्न है। 2025 की अगर हम बात करें तो वहां पर जो महागठबंधन था, उस महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल थे। दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड तो थी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी थी और विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की भी थी। और अब इस बार का जो समीकरण है उस समीकरण में बदलाव आया है। पार्टियों का अदला बदली हुआ है। चिराग पासवान अकेले लड़ रहे थे और मुकेश सहनी एनडीए में जो थे इस बार अब महागठबंधन में आ गए हैं। मुकेश सहनी का दावा था कि 2020 में जो सरकार बनी थी वो हमारी ही बदौलत बनी थी। करीब करीब 30 से 40 सीटों के बीच में काफी नुकसान पहुंचाया था जनता दल यूनाइटेड को चिराग पासवान ने अपनी एलजेपी के साथ।
और ये बात नीतीश कुमार भी कह चुके हैं। तो अब इस बार जब एलजेपी एनडीए के साथ है तो अब क्या फायदा होगा एनडीए को, ये हम समझेंगे। लेकिन एनडीए के साथ इस बार चिराग तो हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे लोग अब कितना फायदा पहुंचाएंगे ये आज हम इसी को समझेंगे। लेकिन साथ ये भी है कि जन सुराज पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो कहां रहेंगे, अर्श पर या फर्श पर। तो ये एक जमीनी हकीकत और इसी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय कुमार जी। और साथ ही बिहार ब्यूरो के हेड राजीव रंजन भी हमारे साथ है। संजय जी आपके पास आए, लेकिन जरा जमीनी हकीकत हमारे सहयोगी राजीव रंजन बिहार के अलग अलग इलाकों से घूम कर आए हैं, जरा उनसे समझ लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजीव जरा बताइए, मैदान तो सज चुका है 2025 का, क्या है जमीनी हकीकत, क्योंकि दावे तो सब कर रहे हैं। जी, दावे सब कर रहे हैं, सभी अपने प्रयास कर रहे हैं और सभी दमखम के साथ प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी तेजस्वी की अभी जो वोटर अधिकार यात्रा निकली थी, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा था, सारी चीज़ें ठीक जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया। उनके मंच सजे हुए थे, वहाँ से उनके आने से पहले वहाँ प्रधानमंत्री को गाली दे दी गई माताजी को लेकर के। उसके बाद जब वो वहाँ से निकले तो केरल कांग्रेस ने एक्स पोस्ट कर करके बी से बिहारी, बी से बीडी कर दिया, वो सेल्फ गोल कर लिया। तेजस्वी यादव का चेहरा अभी नहीं वो दे रहे हैं कि उनके नेतृत्व में लड़ेंगे या वो सीएम चेहरा बनेंगे, वो क्लियर नहीं हो रहा है। अब एनडीए की बात कर ले तो एनडीए में देखिए, एनडीए में एक बात तो तय है कि अंदर खाने सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन वहाँ एक मामला फंस रहा है सीटों को लेकर के। क्योंकि अभी आपने जो जिक्र किया कि पहले लोजपा जो चिराग पासवान अब लोजपा रामविलास हो गया है, वो एनडीए में नहीं थे 2022 के चुनाव में। एनडीए में वीआईपी के मुकेश सहनी थे, लेकिन अब मुकेश सहनी चले गए हैं महागठबंधन में और वहाँ वो अपने आप को 55 सीट की मांग कर रहे हैं। उसके अलावा उप मुख्यमंत्री के पद की भी मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री पद मुझे चाहिए। तो उधर तो वो चल ही रहा है, वहाँ सीट बंटवारा फंसा ही हुआ है। इधर भी थोड़ा सा मैंने पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जीतन राम मांझी का कहना है कि मुझे क्षेत्रीय पार्टी बने रहने के लिए कम से कम 8 विधायक जीतने चाहिए, इसके लिए मुझे 15 से 20 सीट चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा समाज के महारथी कहे जाते हैं और कुशवाहा समाज को साधने में एनडीए पूरे दमखम से लगी हुई है। चूँकि कुशवाहा समाज के चलते ही 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीट ऐसे थे जो कि शाहाबाद के 4 सीट यानी आरा, काराकाट, सासाराम और बक्सर, और बगल के जिला औरंगाबाद का मुख्य सीट जहां से कि आज तक आरजेडी का लालटेन नहीं जला था, वहां से आरजेडी जीत की थी। यानी कि 5 सीट का हानि झेलना पड़ा था कुशवाहा समाज के में रोष के चलते। चूँकि कुशवाहा समाज में उपेंद्र कुशवाहा के सामने पवन सिंह खड़े हो गए थे और पवन सिंह भाजपा में थे। जब वो खड़े होने का ऐलान किए तो उनको भाजपा से हटाने में देरी की गई, जिसके चलते गुस्से में आ गए सारे लोग। उधर वहाँ वोट काटा पवन सिंह ने, जिसके चलते कुशवाहा समाज पूरी तरह से आंदोलित हो गया और उन्होंने एनडीए को मजा चिखा दिया। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा और सारे कुशवाहा बड़े लीडर जितने भी हैं कुशवाहा जाति से, वो एनडीए के साथ हैं। तो देखना होगा कि अब सीट यहाँ ये फंसा हुआ है कि चूंकि चिराग पासवान चाहते हैं कि 25 से 30 सीट चाहिए मुझे, जीतन राम मांझी चाह रहे हैं कि 20 से 25 सीट चाहिए मुझे, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी स्थिति में है कि कम से कम 15 सीट हमको चाहिए कि हम भी क्षेत्रीय पार्टी का रोल जो हमको होता है, रजिस्ट्रेशन जो होता है, वो वैलिड हो जाए। जदयू कह रही है कि आप मुझे 102 सीट दे दीजिए, 103 सीट दे दीजिए और बाकी आप समझिए, चूंकि आपका भाजपा का कोएलिशन हमसे है, उपेंद्र कुशवाहा से है, चिराग पासवान से है। जदयू अपने पाले का 103 सीट चाहती है, बाकी सीट वो मैंने भाजपा के सहयोगी के रूप में हम और इनको देना चाहती है। लेकिन अब यहाँ मामला यहीं फंसा हुआ है। लेकिन एक चीज़ तो है कि उधर महागठबंधन में सीट बंटवारे में बहुत सारे पेच हैं। जैसे कांग्रेस का पेच है कि हम उन सीटों को नहीं लेंगे जहां हम हारने वाले हैं, हाँ। तो वहां वो है। लेकिन इधर जो है ये है कि सीट क्लियर है, भले नहीं टाइम लगेगा, चाहे आप मैंने हमको या उपेंद्र कुशवाहा को जितनी सीट मिले, कैंडिडेट पहले से तय है। वो उधर जा करके मतलब उस पार्टी में समाहित करके उनको कैंडिडेट बनाने की बात हो रही है।
चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहाँ की बिहार की जो ज़मीनी हकीकत है उसको समझाने के लिए। अब संजय कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और समझाते रहे हैं। अब 2025 का चुनाव ज़रा समझाइए, आप क्या समझ पा रहे हैं अभी तक संजय जी? देखिए, लड़ाई तो बिल्कुल अभी आमने-सामने की है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि प्रशांत किशोर जी एक तीसरा कोण बनाने में सफल हो गए हैं, थर्ड फ्रंट बनाने में। एक उपस्थिति, उनका प्रेजेंस है बिहार के स्तर पर। वो फर्श और अर्श की बात तो तब होगी जब परिणाम सामने आ जाएंगे, तो देखेंगे कि सीटों के गणित में वो अर्श पर रहे या फर्श पर ही ठहर गए, क्योंकि उन्होंने कई जगह सार्वजनिक तौर पर बताया है कि या तो मेरी सीटें 10 से कम होगी या हम 150 से अधिक होंगे। खैर, प्रशांत किशोर पर हम लोग बात अलग से करेंगे। है क्या कि पिछली बार भी 0.3% का अंतर रहा था और वही 0.3% का अंतर ने 125 सीटें दिला दी थी एनडीए को, तो सरकार बनाने में सफल हो गए लोग, और 110 पर रह गई इंडिया गठबंधन, जो सरकार बनाने से पीछे रह गई। तो कई फैक्टर हैं, कई समीकरण हैं जो इधर से उधर हुए हैं, और दोनों जगह, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, सीटों का पेच तो है फंसा हुआ। इंडिया गठबंधन की अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहती है कि हमारे हिस्से में कम से कम 70 नहीं तो 60 सीटें तो आए। मजबूत सीटों की दावेदारी वो कर रहे हैं कि हमें मजबूत चाहिए। सीपीआई-एमएल जिनका स्ट्राइक रेट लेकिन सर एक चीज और कि चुनाव के पहले तो विकास की बात होती है, बड़े बड़े दावे होते हैं सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार हो। डबल इंजन ने जबरदस्त विकास किया है, इसकी बात होती है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है विकास का मुद्दा गौण हो जाता है और जाति का मुद्दा या इस तरह के जो मुद्दे हैं बयानों के आधार पर वो मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जाति का मुद्दा इस बार भी हावी रहेगा आने वाले समय में या आने वाले चुनाव नजदीक आते आते? देखिए, जाति तो बिहार की सच्चाई है, लेकिन जब गठबंधन में पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो जातियां डाइल्यूट होती हैं और जातियों के भी छत्रकों को अपने अपने तरीके से साधने की कोशिश की जाती है। इधर बिहार में लगातार आप देख रहे होंगे कि हर जाति अपना अपना सम्मेलन कर रही है, और सम्मेलन इसलिए कर रही है कि वो अपनी उपस्थिति, अपनी ताकत बता करके सीटों की हिस्सेदारी चाहती है। वो एक फैक्टर है, बिल्कुल जाति सच्चाई है। लेकिन अगर एक तरफ आप देखेंगे, सत्ता में अगर एनडीए की सरकार है तो नीतीश कुमार लगातार वेलफेयर के स्कीम्स हैं, वो हर दिन कोई ना कोई स्कीम की घोषणा कर रहे हैं। तो ये भी मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, जैसे ह्यूमन एम्पावरमेंट को लेकर के या महिलाओं के हितों लेकिन को लेकर के लेकिन नीतीश एक वर्ग कुमार की बड़ी इतने चर्चा फोकस्ड हो है। रही है इस दौर में नेपाल की घटना के बाद से, जेनजी की। तो क्या जाति के आधार पर अगर वोट को या चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश होगी, चाहे जिसके तरफ से भी, तो वो जेनजी इसे स्वीकार करेगा या और उस तरफ वो भी मुड़ जाएगा? देखिए, नेपाल की जनसंख्या 3 करोड़ कुछ है, दिल्ली के जनसंख्या से भी कम है उसकी जनसंख्या। तो 58% तो युवा बिहार में भी हैं, और युवाओं को रोजगार, बेहतर भविष्य, पढ़ाई, इसके मुद्दे तो उनको कनेक्ट करते ही है ना। तो अगर ये युवा जो, चूंकि पिछले बार 2020 के चुनाव में ये चीजें दिखी थी कि जब तेजस्वी जी ने नौकरी की बात की थी कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो युवा कनेक्ट हुए थे। हालांकि एनडीए ने भी कहा था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो नौकरी और रोजगार तो एक मुद्दा है जो युवाओं को कनेक्ट करता है, और वहां पर जातियां डाइल्यूट होती हैं। लेकिन देखते हैं कि किस तरह से फिर इस बार जो युवा हैं वो अंगड़ाई लेते हैं। वो जेन जी हो या ना हो, वो जनरेशन तो 97 से 2012 का जनरेशन है, लेकिन वो उससे भी थोड़ा जो और अधिक जो उम्र के लोग हैं जिनको अलग जनरेशन में माना जाता है, उससे भी थोड़ा अधिक के लोग हैं जिनको और अलग जनरेशन में मापा जाता है, उनके मुद्दे तो हैं। और खास करके जो प्रशांत किशोर है वो तो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम पलायन रोक देंगे,
अगर हमारी सरकार आई तो 10 से 15,000 रुपया कमाने के लिए दूसरे राज्यों का रुख लोगों को नहीं करना होगा, तो वो तो इसकी बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो जो जिस युवा पीढ़ी के तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्या जी वो जी। युवा पीढ़ी गेम चेंजर इस बार साबित होगी या वो गेम चेंजर साबित नहीं होगी? क्योंकि उस पीढ़ी को और उस वर्ग को रिझाने के लिए ही एक तरह से देखा जाए तो ये 1300 किलोमीटर की यात्रा भी हुई थी, वोटर अधिकार यात्रा। और इस वोटर अधिकार यात्रा के द्वारा वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया और इसको पूरे बिहार के साथ साथ देश भर में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। तो क्या उस मुद्दे का असर उस 1300 किलोमीटर के राहुल और तेजस्वी के साथ वामपंथी दलों के नेताओं की यात्रा का असर इस चुनाव पर पड़ पाएगा? क्या संभावना आप देख पा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उसकी कोई गूंज बहुत सुनाई पड़ती है। ये तो वोट अधिकार यात्रा का एक नैरेटिव बनाने की इन्होंने कोशिश की। ये वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से हाँ, कांग्रेस को थोड़ी संजीवनी मिली, उनके झंडे थोड़े सड़क पर दिख गए। और वो युवा की कहाँ बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे गरीबों की, अति पिछड़ों की, दलितों की, कि उनके वोट की चोरी की जा रही है। लेकिन जब ड्राफ्ट लिस्ट में या फाइनल लिस्ट के बाद जब चुनाव आयोग ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चुनाव के वक्त से पहले भी अगर कोई योग्य मतदाता को लगेगा कि जानबूझ करके हमारे नाम को मतदाता सूची से हटाया गया है, तो उनके नाम को जोड़ा जाएगा। तो शायद अब ये बात बहुत ही इंटेंसिव रिवीजन हो रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम का डबलिंग था, बहुत लोगों ने आवेदन दिया था, बहुत लोग मृत हो गए थे, तो उस सूची से नाम हटाया गया। युवाओं के मुद्दे को लेकर के फिर से तेजस्वी जी ने अधिकार यात्रा निकाली, बिहार अधिकार यात्रा। वो 5 दिनों की यात्रा थी और वो 10 जिलों से होकर के निकली और 66 विधानसभा। क्योंकि वोट अधिकार यात्रा में जो तेजस्वी यादव के जो मुद्दे थे, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, ये मुद्दे कहीं ना कहीं दब रहे थे। आरा के मंच से कोशिश भी की, लेकिन बात वो निकल करके आ नहीं पाई। ये बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी ने इस बात को रखा कि हमारी सरकार आएगी तो हम बेहतर रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और हमने 17 महीने में कर करके दिखाया है। तो युवा इस बात को समझ रहे हैं कि ये पार्टियां जब चुनाव के वक्त हमारे हिस्से, हमारे हित, हमारे भविष्य के लिए इतने गंभीर क्यों हो जाते हैं, और फिर चुनाव के बाद फिर ये निष्क्रिय क्यों हो जाते हैं। हाँ, तो अब बिहार अधिकार यात्रा जो है उसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो 2017 में सर उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी बड़ी फेमस हुई थी। अखिलेश यादव थे और राहुल थे, और ये कहा जा रहा था कि साइकिल तो हाथ से ही चलेगी, लेकिन जो नतीजा आया कि उस हाथ ने साइकिल को डुबो दिया और मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनी। इस बार फिर से 2 लड़कों की जोड़ी आई है। अब कुछ लोग इसको थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से जो बात हुई तो वो कह रहे हैं कि जैसे साइकिल को गिरा दिया हाथ ने, वैसे ही लालटेन को बुझा देगा इस बार हाथ। नहीं, हाँ, तेजस्वी जी को बाद में ये लगा कि शायद राहुल जी के साथ यात्रा करने में हमारी छवि थोड़ी कमजोर हो रही है, इसीलिए तो उन्होंने हाथ से अपने को छुड़ाया और बिहार अधिकार यात्रा पर निकल गए। कहाँ कांग्रेस इनके साथ खड़ी दिखी। अगर वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी थे तो बिहार अधिकार यात्रा में भी कांग्रेस के राहुल गांधी होते। राहुल गांधी तो नहीं थे, ये तो फिर अकेले चल दिए, एकला चलो की राह पर चल दिए। तो अभी जो इनके मुद्दे हैं, इन्होंने तो राहुल गांधी को कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे 2029, लेकिन राहुल गांधी ने तो नहीं कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी जी होंगे। अगर 2 लड़कों की जोड़ी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता तो मन से वो भी बोलते कि हाँ, ये हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, बिहार के युवा चेहरे हैं और तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। बहुत कुरेदने के बाद न तो अल्लाह बरू बोल रहे हैं, न राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो दूसरे राज्यों में जो प्रयोग, जो हिस्ट्री होती है, वो इस राज्य में भी हो। जाति सच है, जाति की सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो जाति के साँचा से निकला, वो अपने बेहतर भविष्य, रोजगार, नौकरी को लेकर के गंभीर है और वो पार्टियों पर नजर रखे हुए है कि कौन सी पार्टी हमारे हितों में निर्णय लेती है। इसीलिए तो नीतीश कुमार लगातार डोमिसाइल का मामला है, महिलाओं के लिए वो लगातार शुरू कर रहे हैं। 10,000 के स्वरोजगार की बात कर रहे हैं।
वो कह रहे कि 1 करोड़ 5 साल में हम नौकरी और रोजगार दोनों देंगे अगर अगली बार हमें सत्ता मिली। और क्या है, ये लुभाने के अलावा नहीं तो और क्या है भाई, इस तरह की बात। और तेजस्वी कह रहे हैं कि हमने तो वादा किया था पिछली बार, हमने 5 लाख नौकरी दी ना 17 महीने की सरकार में, फिर मौका मिलेगा, फिर हम आपको बेहतर बिहार देंगे, बेहतर भविष्य देंगे। देखते हैं युवा किन पर भरोसा करता है। अब जो घोषणाएं सरकार के द्वारा इस दौर में हुई हैं, जिसकी चर्चा भी आपने की, एक तो केंद्र सरकार की एक बड़ी सौगात, त्योहार की सौगात जीएसटी 2.0 की बात हुई। इसके अलावा जो बिहार की सरकार की तरफ से महिलाओं को जो सम्मान राशि देने की घोषणा हुई, फ्री बिजली की घोषणा हुई, इसके साथ और भी कई योजनाएं और कई सौगात दिए गए हैं। तो ऐसे में इसका क्या इम्पैक्ट गवर्नमेंट के फेवर में पड़ेगा? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले की ये घोषणा है और ये भी कहा जाता है इस तरह की घोषणाओं को कि चुनाव पर ये लोभ या लालच दिया जाता है सरकार के द्वारा। अरे ठीक है, इसको जो भी कह लीजिए, लोभ लालच रेवड़ी फ्रीबी जो कह लीजिए, लेकिन इसके असर तो अन्य राज्यों में दिखे। अभी आपके पड़ोसी राज्य है झारखंड, और वहां पर मैया सम्मान योजना ने कैसे माहौल बनाया सबको पता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना का क्या असर पड़ा। मध्य प्रदेश तो लगातार जो परिणाम दे रहा है उसमें वो जो लाडली बहन योजना है उसका असर है। तो महिलाओं के हितों में जो निर्णय लिए जाते हैं उसके असर तो होते ही है। बिहार में भी 3.5 करोड़ से अधिक महिला मतदाता हैं, और वो मतदाताएं कहीं न कहीं से नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट हैं। इस सच्चाई को हम लोगों को स्वीकार करना होगा। वहां पर जाति नहीं काम करती है, वहां पर पुरुष कहीं और मत करते हैं, उस घर की महिलाएं कहीं और मतदान करती हैं। हर परिवार के हिस्से में जो 10,000 रुपए की राशि है वो भी एक गेम चेंजर साबित हुआ। और उसमें जीएसटी का जो 2 स्लैब और जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो 99% करीब, या 370 सामान के बारे में कहा जा रहा है कि अब वो या तो 0% जीएसटी के दायरे में आ गया है या 5% का आ गया है। महंगाई कमेगी तो लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चर सेक्टर बूस्ट होगा, मैन्युफैक्चर सेक्टर बूस्ट अगर करेगा तो रोजगार मिलेंगे। तो जीएसटी का असर तो पड़ेगा। महंगाई, कौन परिवार ऐसा है जिसके लिए महंगाई एक मुद्दा नहीं है, और वो भी पर्व त्योहार के मौसम में। अभी तो दशहरा और दिवाली में लोग खरीदते हैं। तो एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि करीब करीब 5,000 से 50,000 कमाने वाले जो लोग हैं, 27% की बचत तो होती हुई साफ दिखती है। अब जो उनको सामग्री है वो खरीदेंगे तो 27% की बचत होगी। तो अगर थोड़े पैसे उनके बचेंगे, थोड़े उनके हिस्से में वेलफेयर स्कीम्स के पैसे आएंगे, और लगेगा कि हमारे लिए कोई ब्लूप्रिंट सरकार लेकर के आ रही है, जो बेहतरी की तरफ हम जाएंगे, तो इसका असर तो होगा। इस सच्चाई को हम मानते हैं। इसके असर राज्यों में हुए हैं, हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, ये मध्य प्रदेश में। फिर बिहार को हम लोग क्यों मान करके चले कि नहीं होगा। झारखंड ने तो परिणाम ही दिया, तो बिहार में भी इसके असर होगा। एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है क्या सर? क्योंकि 20 साल के बाद एक नई बात देखने को मिली कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तस्वीर लग गई है इस बार। लगेगी, इसलिए लगेगी कि नीतीश कुमार के साथ 15-16% वोट खड़ा है। ईबीसी वोटर माने जाते हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ है। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार के साथ आज भी जो, अगर यादव समाज को छोड़ दिया जाए तो ओबीसी वोटर, चाहे वो कुशवाहा समाज हो, कुर्मी समाज हो, नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। महिलाएं, जो आधी आबादी जिसको हम लोग कहते हैं, वो महिलाएं नीतीश कुमार के साथ खड़ी हैं। ठीक है, नीतीश के कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जितने सवाल किए जाए, स्वस्थ है स्वस्थ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये समझ तो हो ही गई है ना कि नीतीश कुमार से अलग हट करके हम कोई बहुत बिहार में परिणाम नहीं दे सकते हैं। और ये प्रयोग का खामियाजा बीजेपी को 2015 में भुगतना पड़ा था। इसलिए नीतीश कुमार को इग्नोर करना शायद बीजेपी के लिए भारी पड़ जाएगा। इसी को ध्यान में रख करके नीतीश कुमार की तस्वीर भी वहां रखी गई है। और बीजेपी के सारे नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बीजेपी की समझदारी ही कहिएगा कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के साथ रख करके और बिहार के चुनाव में वो जा रहे हैं।
ठीक है, अब आप आज तो हम लोगों ने बहुत इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को समझने की कोशिश की, इसको आगे भी और हम अलग अलग विषयों पर समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, जिन्होंने ये बता दिया कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का किस ओर जा सकता है, उसकी क्या संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को आज हमने तलाशने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस न्यूज रूम लाइव में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की और बिहार और झारखंड की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।